Sir, please. I would like to call upon Dr. Muhammad Asif Shah on the stage, who had been traveling for 2 days and not slept even. आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। Much time, I would like to call upon our next keynote speaker, Dr. Prem Sonwal, Associate Professor, SCRS Government College, Savai Madhopur, Rajasthan, India, and the session will be chaired by Dr. Prajnesh Parmar, Head of the Department of Forensic Medicine and Toxicology, AIIMS, Vidiyani, Hyderabad, India। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। जो स्टार्ट हुआ से लेके यहाँ तक जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात और जो सेमिनार, वेबिनार और कॉन्फ्रेंस यहाँ के प्रिंसिपल सर प्रोफेसर हुकम सिंह जी और मैडम के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है उसका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और बहुत ही गौरवान्वित महसूस भी होता हूँ कि कितना बेहतरीन एनवायरमेंट कंजर्वेशन का जो इन्होंने बेड़ा उठाया है इसको ये आगे तक लेकर जा रहे हैं और इसी मुहिम में मैं भी एक इनका छोटा सा पार्ट बन के इनके साथ साथ आगे बढ़ रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल सी बातें करूँगा क्योंकि आफ्टरनून का टाइम है और आखिरी लेक्चर है। संसाधनों की बात सबने की और महात्मा गांधी जी ने भी की, जैसे कल भी मैडम ने बताया था, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडी ग्रीड। पृथ्वी पे नेचर ने हमको सब कुछ दिया, जल, जंगल, जमीन, पृथ्वी, सोइल, मिनरल्स, पर्वत, पठार, मैदान, लेकिन जो हमारा लालच है वो बढ़ता जा रहा है। ऐशो आराम की जिंदगी जीने के हम आदी हो चुके हैं, लेकिन हमको इनका कितना एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इन रिसोर्सों का, तो हम जितना इनसे ले रहे हैं उतनी ही उनको देने की भी एक नीति बनाने का एक कामना करते हैं, इच्छा है। मेरे जो टॉपिक है इसमें मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड वाटर कंजर्वेशन के ऊपर है। इसमें मैं 2-3 पॉइंट है उनकी बात करूँगा क्योंकि सभी को पता है वाटर कंजर्वेशन हम बचपन से पढ़ते आए हैं। इसमें 2 चीज है, एक तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत एग्रीकल्चर का इसमें काफी योगदान है, 60 से 70% पानी का इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर में करते हैं। और एक दूसरा है वाटर फुटप्रिंट। 2 चीज की मैं यहाँ बात करूँगा। सबने कार्बन फुटप्रिंट की बात करी है, मैं बात करूँगा वाटर फुटप्रिंट की। वाटर फुटप्रिंट के अंदर वाटर फुटप्रिंट की जो अवधारणा है अल्जेन भाई ओकेस्टा ने इजाद की थी 2002 के अंदर। जो हम वाटर देखते हैं सामने, जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमको केवल उसी के बारे में जानकारी है। जो इनडायरेक्ट रूप से हम वाटर को यूज करते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम यहाँ पे सभी बैठे हैं, यहाँ पे सारी चीजें, सारी वस्तुएं, उसमें कहीं न कहीं रूप से इनडायरेक्ट रूप से वाटर का इस्तेमाल किया गया है, पानी का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि जो हमने कपड़े पहन रखे हैं, तो जो रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर से लेके कॉटन के उत्पादन तक और फिनिश गुड तक बनने तक हमने पानी का इस्तेमाल किया है, वो पानी किसी को दिखाई नहीं देता। तो यही एक कंसेप्ट है वर्चुअल
वाटर जो हमको दिखाई नहीं देता। इसमें मैं कुछ आपको स्लाइड बताना चाहूँगा। बाय सेल एंड टेक वाटर टू यूज। हर चीज में पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना हम किसी चीज को पानी का यूज हर एक चीज में होता है, हर एक वस्तु में होता है। वाटर फुटप्रिंट की बात करें तो द वाटर फुटप्रिंट इज अ मेजर ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ फ्रेश वाटर यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज consumed by individual, community or business. It provides insight into the amount of water used directly and indirectly throughout the entire supply chain of a produce or activity. ऐसी कोई वस्तु ऐसी चीज नहीं है जिसमें हम वाटर का इस्तेमाल हम नहीं करते हो। वाटर फुटप्रिंट की जो कंसेप्ट है उसमें 3 प्रकार के वाटर की बात हमने की है। एक तो ब्लू वाटर फुटप्रिंट refer to the volume of surface and groundwater consumed during the production process. This includes water extracted from river, lake or aquifers. जहाँ से हमने river, lake, aquifers के पानी है वो blue water footprint है। इसके बाद में बात करते हैं green water footprint। It represents the amount of rainwater used for crop growth or other natural process। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे की grey water footprint. It measures the volume of water required to dilute and assimilate the pollutant generated during the production process. तो ये 3 प्रकार के कंसेप्ट में वाटर फुटप्रिंट में दिए गए हैं। हम वाटर फुटप्रिंट की बात हम क्यों करते हैं? वाटर फुटप्रिंट की बात हम इसलिए करते हैं कि हमको पता चले, हमको जागरूक हो, हमको महसूस हो कि जो हमने कपड़े पहने हैं या कोई भी वस्तु इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कितना पानी कंज्यूम किया है। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट के जो नियम बना दिए कि भाई 150 लीटर डेली का है या 120 लीटर जो इस्तेमाल करने की जो मानक सीमा है वो डायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट रूप से हमने जितना वाटर कंज्यूम किया उसके लिए जागरूकता के लिए वाटर फुटप्रिंट का कंसेप्ट है। मैं बड़े खुश हूँ कि आज में जो वाटर कंजर्वेशन में अलवर जिला एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसमें वाटर मैन ऑफ इंडिया जो जोहट बाबा के नाम से भी जानते हैं, राजेंद्र सिंह जी, उनकी धरती पर यहाँ हूँ और इन्होंने बेहतरीन काम किया है। और इनके साथ ही एक जुड़े हुए अनुपम मिश्र जी, इनकी राजस्थान में 2 बेहतरीन किताबें चलती हैं जो भारतीय परंपरा है पुराने समय में वाटर को कंजर्व रखने की, और जिसमें राजस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। अनुपम मिश्र इनकी 2 पुस्तकें हैं, एक तो राजस्थान की रजत भूमि और आज भी खड़े हैं तालाब। इनके द्वारा इन्होंने कई बेहतरीन काम किया है कि वाटर कंजर्वेशन में हम किस प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे जो पुराण है, वेद है, हमारे जितने संस्कृत के महान विद्वान हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, तो मैं एक ऋग्वेद के 49 में सूक्त है सर एक वाटर कंजर्वेशन के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। या आपो दिव्या उत्वा सर्वंती खनित्रिमा उत्वा या स्वर्गजा समुद्रार या सुचिरे पावकास्ता आपो देवही मांग बंधु। ऋग्वेद में भी जो पानी को दिव्य वाटर, दिव्य पानी माना गया है। इसका मतलब है जो दिव्य जल आकाश से वृष्टि के द्वारा प्राप्त होता है, जो नदियों में सदा गमनशील है, खोदकर जो कुएं आदि से निकाले जाते हैं और जो स्वयं स्रोतों के द्वारा प्रवाहित होकर पवित्रता बिखेरते हुए समुद्र की ओर जाता है, वे दिव्य पवित्र जल हमारी रक्षा करे। पानी औषधि भी है, औषधि के रूप में भी इसे माना गया है। और अब मैं वाटर फुटप्रिंट के बारे में ये थोड़ा साइड ऑर्गेनाइजेशन की 5% of water that exists beneath is freshwater. What's that? That's not very much. Knowing where freshwater is and how to manage it helps provide a solution
क्योंकि यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 1 kg शुगर के लिए 450 लीटर पानी की आवश्यकता है और 6 kg लेगर के लिए 17,000 पानी की आवश्यकता है। लेकिन हमको ये दिखाई नहीं देता, ये वर्चुअल वाटर है। वर्चुअल एक जींस जो हम पहनते हैं 8,000 लीटर पानी की आवश्यकता है। अगर इसको हम कॉटन से लेके फिनिश हम देखें, एक 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड के लिए 44 लीटर पानी की आवश्यकता है और 1 लीटर मिल्क के लिए 3,331 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो ये एक प्रकार से चार्ट है वर्चुअल वाटर का, जो हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम उसमें विश्वास करते हैं जो हमको सामने दिखाई देता है। लेकिन ये इनडायरेक्ट रूप से हमारे जहन में जब तक ये बात नहीं आएगी कि हमने जो जल है उसका उपयोग इतना किया है वर्चुअल रूप में, ये माइंड सेट करना पड़ेगा, तभी हम वाटर कंजर्वेशन की बात कर पाएंगे। तो ये एक लिस्ट है। तो ये वर्चुअल वाटर है, जो आभासी पानी है, इसका हमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। जो हमको दिखाई देता है वो ही हम कंट्रोल नहीं करते, जो नहीं दिखाई देता उसके बारे में भी जागरूकता फैलाना है। ये हमने भी इसके ऊपर काम किया था और एक दो फोटोग्राफ है सवाई माधोपुर जिले में, जहाँ से मैं आता हूँ, तो वहाँ पर हमने पोस्टर बनाए थे और जैसे कि कपड़ों की दुकान पे, तो वहाँ पे जींस के लिए हमने फोटो लगाया था कि इस एक जींस को बनाने में कितने पानी की आवश्यकता है, वर्चुअल वाटर की कितनी आवश्यकता है। और इसी प्रकार हम वहाँ की जो सब्जी मंडी है वहाँ पर भी जाके आए थे, और वहाँ पर हर एक को बताया कि एक टमाटर के लिए, एक कोई सी वेजिटेबल के लिए कितने पानी की आवश्यकता है। तो वो इनडायरेक्ट वाटर के हमने काफ़ी प्रयास किया है और अब हम एनजीओ से मिलकर एक बड़े प्रोग्राम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हमारे प्राचार्य साहब डॉक्टर गोपाल सिंह जी, उनसे भी बात हुई है। ये क्या नया कल्चर से धीरे धीरे हमारे जहन में आएगा और हम वाटर कंजर्वेशन के प्रति आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यदि हम ही सारा जो रिसोर्सेज है उसका उपयोग कर लेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे। तो जितना पानी हमारे पास काफ़ी आता है, क्योंकि जो रेन वाटर है, अगर हम उसको स्टोरेज कर लें सही तरीके से, एफिशिएंट उसका यूज कर लें, तो पानी हमारे लिए काफ़ी वाटर कंजर्वेशन के रूप में काफ़ी मात्रा में इकट्ठा होगा। लेकिन इसके लिए जो ये वाटर फुटप्रिंट का जो कंसेप्ट है, ये भी उनके दिमाग में और जहन में आना जरूरी है कि जो डायरेक्ट वाटर यूज कर रहे हैं वही जो इनडायरेक्ट रूप से वर्चुअल वाटर है उसको भी समझें और उसको भी जो रोकने के लिए वाटर कंजर्वेशन के लिए करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। हम सबने सुना प्रेम जी ने प्रेम से
पानी और पर्यावरण के प्रिजर्वेशन के बारे में हम सबको बताया। और जहाँ तक मुझे याद है 40-45 साल पहले मनोज कुमार ने मुकेश की आवाज में पूछा था, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा? तो उसका जवाब मुझे आज मिला, ब्लू, ग्रीन और ग्रे। ब्लू वाटर फुटप्रिंट है, ग्रीन वाटर फुटप्रिंट है और ग्रे वाटर फुटप्रिंट है। सो अगर कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है पानी के बारे में, तो आपकी तरफ डॉक्टर प्रज्ञेश परमार जी ने पानी की बात कर दी तो मुझे बैठे बैठे रहीम जी याद आ गए। रहीमन पानी राखिए, अक्सर सोनवाल सुनो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सरसों, और पानी गए ना उबरे तो होती मानस चूर। पानी के आपने जल की बात की, सही बात है आपकी, जल ही तो जीवन है, जल है तो कल है। देखिए सर, जल है तो कल है और जल ही जीवन है। लेकिन रहीम जी इस जल की बात नहीं कर रहे। रहीम क्या कह रहे हैं? पानी गए न उबरे, यानी पानी के 3 अर्थ है, मोती, चमक, मानुष व्यक्ति, और चून आटा। आटा उसको गांव की भाषा में चून कहते हैं सर। तो यहां 3 अर्थ है पानी। जैसे कहते हैं यार इसकी तो आंखों में पानी नहीं, कहावत है ना। तो यार शब्द, पानी का क्या अर्थ है यहां? शब्द। और पानी का दूसरा अर्थ क्या है? चमक, आभा। और तीसरा अर्थ है रोज। आटे को में पानी डालते हैं तभी वो गुथता है, तभी उसमें रोज पैदा होता है। तो सोनवाल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और निखार की आवश्यकता है और बहुत बहुत आपको आभार। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, and I would like to thank the keynote speaker. Would you like to speak something? Please go ahead. तो मैं प्राचार्य जी से निवेदन करूँगा कि सभी को वाटर की रक्षा और सुरक्षा के लिए बहुत बढ़िया बात। सभी से निवेदन करूँगा कि अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सीधा सबको जल शपथ लेनी है। जल शपथ। जल शपथ पहले आप बोलेंगे या मैं बोलूँगा? सब बोलेंगे। हाँ, राष्ट्रीय जल मिशन, जल पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूँगा तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूँगा और कैच द रेन अभियान को बढ़ावा देने में पूरा सहयोग करूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए ही इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेकपूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य
सुरक्षित कर सकते हैं। जय हिंद। इस शपथ के द्वारा आपने अपने वक्तव्य को मूल्यवान बना दिया है। बहुत बहुत बधाई आपकी। Dr. Prem Sarwal, thank you Dr. Pritesh Verma for such an amazing session. So, our next keynote speaker is Professor Vik Shankar from Rajकीय कला महाविद्यालय कोटा से आपका अभिनंदन स्वागत स्टेज पे आए. And the chairperson of the session is Dr. Bhola Khan, Associate Professor योग University Nigeria. आप दोनों का स्वागत, आप दोनों का अभिनंदन. You are chairing the session, sir. नमन है, नमस्कार। मैं विवेक शंकर, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा से। मैं यहाँ आके बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री जी का, ममता जी का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरी 28 साल की सर्विस हो चुकी है। कल ही मैंने इनको मैसेज किया कि अब तक ना जाने सैकड़ों में सेमिनार में गया हूँ, लेकिन यहाँ के सेमिनार की बात अलग है, हुआ है और वास्तविक इन्होंने बहुत बढ़िया किया है। गवर्नमेंट कॉलेज के सौजन्य से ऐसे सेमिनार कराए नहीं देखे जाते, तो इस दिशा में इन्होंने जो काम किया है वास्तविक में प्रशंसा की पात्र है। कल से 2 दिन चर्चा हुई पर्यावरण संरक्षण की, पर्यावरण प्रदूषण की, पर्यावरण संवर्धन की। तो इन सारी चीज़ों का सार के रूप में मैंने कविता के रूप में, क्योंकि हिंदी का हूँ, मैं कविता के रूप में आज सुबह में ही मुझे सर्किट हाउस से लक्ष्मीकांत जी लेने के लिए फोन किया कि 10 मिनट के अंदर आ रहा हूँ। मैं नीचे इंतजार कर रहा था और मेरे पॉकेट में कागज था, तो मैंने कहा कि समय का सदुपयोग करो। समय एक बार चला गया तो पूरा नहीं आता और वास्तव में समय के प्रति भी बहुत पाबंद रहता हूँ। कॉलेज में भी जब समय मिलता है तो मैं लाइब्रेरी में बिताता हूँ और यही कारण है कि मैं जब तक 35 किताबें लिखी है, मेरी किताबें पढ़ के पूरे भारतवर्ष के बच्चे नेट में हजार लोग क्वालिफाई किए हुए हैं। तो मैं उस समय का सदुपयोग करते हुए सरल, बिल्कुल सरल सा भाषा में पर्यावरण संरक्षण के विषय में जितनी चर्चाएं हुई हैं उसको मैंने सरल सा शब्दों में आंका है। और मेरे गुरु जी का कहना था कि सीधी और सरल भाषा लिखना उतना ही कठिन है जितना सीधी लाइन खींचना। तो मैंने अपनी बात को मैं कविता के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है प्रतिज्ञा। आओ हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा करते हैं। आओ हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण की एक निष्ठ प्रतिज्ञा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण की एक निष्ठ प्रतिज्ञा करते हैं। हम पौधारोपण कर वातावरण में हरियाली लाएंगे। हम पौधारोपण कर वातावरण में हरियाली लाएंगे। अपने वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। अपने वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे। प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएंगे। प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएंगे। तरु जो हमें प्रदान करते हैं पुष्प, फल और छाया, तरु जो हमें प्रदान करते हैं पुष्प, फल और छाया, तो कभी न उसे काटकर अपने धर्म को निभाएंगे और न कभी नष्ट कर फूल और पौधों को अपना फर्ज निभाएंगे। अपने वातावरण को, अपने परिवेश को प्रदूषण से न दूषित कर सभी जीवधारियों के लिए स्वस्थ और शुद्ध वातावरण बनाएंगे। नदियों लहरों को प्रदूषण से मुक्त होने से सदैव बचाएंगे। वायु जल ध्वनि के प्रदूषण से मुक्त होकर हम एक नया जहां बनाएंगे। हम सब चलो मिलकर हम सब एक निष्ठ प्रतिज्ञा करते हैं। पर्यावरण संरक्षण का एक निष्ठ संकल्प करते हैं। प्लास्टिक के कचरे पर बैठे भारत को हम प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Professor Vivek Shankar for your kavita, poem. Whatever we discuss here, we summarize that all these things into the poem, and it was very interesting poem. And the name itself, we took, initially before this keynote, we took it the one place for water, to save water. So he
translated into the poem, and that was very interesting poem. We supposed to, sorry, I'm taking time. We supposed to be sensitive. This conference is a medium of sensitization of the people, the participant. But after this conference, when we, away, things are gone. So it is our responsibility towards the planets, our surrounding, whatever where we are. We supposed to be sensitive about the water. Since I myself is staying in Africa, and especially part of the Sub-Sahara, I know the value of water. The people, they are buying water, and some of them, they are not able to buy water. And because of that scarcity, people are not taking bath and so on, month and month, because of that scarcity of the water. So we know there the importance of water, importance of nature or anything surrounding us. So we have to re-sensitize that I wanted to tell. We have to sensitize ourselves and to react in a positive way to our surroundings, so that the things will be, if we started from our house, things will be okay. Thank you so much for your poem. Thank you so much. Keynote speaker is Dr. Rakesh Dubey from Pustak Bharati, and session will be chaired by Shri Vivek Shankar. Sir, please on the stage. विद्वजन शोधार्थियों विद्यार्थी एवं मीडिया के बड़ी सुंदर चर्चा हो रही है पर्यावरण और जल संरक्षण पर। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, तो हिंदी में काम करता हूँ, हिंदी के लिए काम करता हूँ। सौभाग्य के पास ये है क्षेत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, हिंदी से हैं, और दूसरे जो विद्वान हैं संस्कृत और हिंदी और संस्कृत का आपस में बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि कहीं न कहीं इसका विकास हिंदी से। जल संरक्षण की बात हो रही है तो राजस्थान में जल संरक्षण की अपनी अलग ही परंपरा है। और जब मैं 2007 में पहली बार राजस्थान आया था, जमाना हो गया, तो जो मैंने यहाँ पाया जल की क्या महत्ता है, तो किसी मुझे माफी चाहूँगा, मैं शायद गलत बोलूँ, मुझे मारवाड़ी नहीं आती है, तो ऐसे ही जल संरक्षण की बात हो रही थी, तो किसी सज्जन ने मुझे बताया, तो मैंने कहा आप लिखिए ताकि मैं पढ़ सकूँ। तो जल का क्या महत्ता है वो बताया कि ऐसे ही चर्चा हो रही थी, जल थोड़ा है, 2 लोग प्यासे हैं, तो लिखे हैं जल थोड़ो ने घड़ो प्रीत का लागा बाण, तू पी कम हुए इन विच कहिया प्राण। अब ज़्यादा समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब राजस्थान में एक बीकानेर में से कहावत है, वहाँ एक मंदिर है, मैंने कहीं कोट किया हुआ है, तो उस मंदिर को बनाने में पानी की जगह घी का इस्तेमाल किया गया है। आप राजस्थान के लोग ज़्यादा भांडेश्वर मंदिर, उसके फाउंडेशन में देसी घी का इस्तेमाल। वहाँ भिखारी अभी आता था भीख मांगने, तो वहाँ के लोग कहते थे कि आप 1 गिलास पानी की जगह 1 गिलास घी ले लीजिए, पर पानी मत मांगिए। मैं बनारस से आता हूँ, मेरे से जोधपुर 1200 किलोमीटर पड़ता है। मैंने मतलब इतना इंस्पायर हुआ, मैंने खोज कर चीज़ों को एकत्रित किया, और राजस्थान में जल संरक्षण पर मैंने 2 पेपर लिखे। वैसे तो विज्ञान पर, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मेरे विज्ञान पर 20 से ज़्यादा पेपर प्रकाशित है। हिंदी की जितनी भी अच्छी पत्रिकाएं आप कह सकते हैं भारत की, उन सबों में मेरे पेपर प्रकाशित है। 2 पेपर मैंने लिखा, एक का टाइटल है राजस्थान में जल संरक्षण व्यवस्था एवं प्रासंगिकता, और दूसरा जो है जो यहाँ के ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं। मैं क्या बताऊँ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इतनी दूर से आकर उनको खोजना और उनके फोटोग्राफ्स कलेक्ट करना। तो जो दूसरे का पेपर का शीर्षक है राजस्थान में जल संचय के परंपरागत स्रोत वर्तमान में प्रासंगिकता। मतलब मैं जैसलमेर भी गया हूँ, बाड़मेर, जोधपुर का जो सबसे पुराना झांगरा है, उसके मतलब वहाँ के लोगों को नहीं पता कि किस गली में कहाँ है। मुझे वहाँ तक पहुँचने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जो यहाँ की बावड़ी है, कुएं, बेली, खड़ी, उनके फोटोग्राफ्स कलेक्ट किए। और एक जो है सेंट्रल वाटर कमीशन की पत्रिका जो भगीरथ है, और उसी की एक ब्रांच है रुड़की से जो जल चेतना निकलती है, 2 में
पेपर प्रकाशित। तो ये इंफॉर्मेशन के लिए मैंने जो एक्चुअली मैं देखिए इस विषय पर जो है मैं कुछ नहीं लाया हूँ, पर कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए लाया हूँ, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। ये जो एक है कि मेरे पास ये कर सकता हूँ ना कि प्री इंडिपेंडेंस हिंदी भाषा में विज्ञान का जो भी लेखन और प्रकाशन हुआ है उसको मैंने कंसल्ट किया है। यहाँ तक कि जो हिंदी पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें भी जो प्रकाशन हुआ है विज्ञान विषय वो मैंने अध्ययन किया है। थोड़ा बहुत जो कुछ हुआ है उसको मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। और एक चीज ये भी कहूँगा और मैं ये दावे के साथ कर सकता हूँ कि एक जो है ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये डॉक्टर कालिदास ना बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं और इन्होंने जो पंक्ति कही है कि हमारे देश में बहुत कम इतिहासकारों ने विज्ञान का अध्ययन किया है और बहुत ही कम वैज्ञानिकों ने विज्ञान के इतिहास पर ध्यान दिया है। अब ये इस बात में सच्चाई ये है कि और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ इग्नोर की गई है। इतिहास में किसी व्यक्ति को जो स्थान मिलना चाहिए बहुत लोगों को वो चीज मिला है और बहुत लोगों को नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा जो रेनेसा यूरोप से शुरू हुआ और कहा जाता है कि उसकी आखिरी यात्रा भारत में हुई और भारत में वो बंगाल से शुरू हुई। यदि हम रेनेसा पीरियड जो है हमारा पुनर्जागरण या नवजागरण काल जो भी हम कहते हैं तो बंगाल में हुई और बंगाल में बहुत सारे बुद्धिजीवी हुए। वहाँ पर जैसे वैज्ञानिकों की बात की जाए तो जगदीश चंद्र बोस, प्रफुल्ल चंद्र राय या पीसी बोस, ये जो भी है उस अपने क्षेत्र के अग्रणी लोग उन्होंने जो काम किया उसको जितना हाईलाइट किया गया भारत में, दूसरे क्षेत्रों में जो हुए उनको न वो मान मिला, न वो सम्मान, न वो उनको इज्जत मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं एक जीता जागता उदाहरण राजस्थान की धरती पर खड़ा हूँ तो यहीं से देना चाहूँगा। सवाई मान सिंह जयपुर के महाराजा, उन्होंने जो काम किया कि उन्होंने मान मंदिर बनवाया, जो उन्होंने जो जी वो उनके जो दिल्ली, बनारस या यहाँ पर जो वेधशालाएं बनवाई या और भी जो काम किए, जितना उनको मान मिला 19वीं शताब्दी में उन्हीं के परिवार में महाराजा राम सिंह द्वितीय हुए। कितने लोग राजस्थान के जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था? यदि हम पूरे भारत में विज्ञान की प्रगति की बात करें और यदि महाराजा राम सिंह द्वितीय को छोड़ दें तो बहुत बड़ी हर वो चीज जो विज्ञान में अग्रणी कही जाती है उन्होंने अपने राज्य में किया था। उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन अपने यहाँ लागू किया। कहा जाता है कि अजमेर मेरवाड़ा जब सीधे आता था अंग्रेजों के अधीन, उसको छोड़कर सबसे पहले इंग्लिश एजुकेशन बोला है। सती प्रथा को सबसे पहले अपने यहाँ बंद किए। उस जमाने में उन्होंने सबसे पहले मेडिकल कॉलेज अपने यहाँ खोला था, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला था। वो पहले व्यक्ति थे जो राजस्थान में ट्रेन लाए। इतनी महत्वपूर्ण बात थी कि 1872-73 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बनारस में अपनी पत्रिका में उसको स्थान दिया था और टाइटल दिया था फर्स्ट ट्रेन टू जयपुर। और स्पेलिंग चूंकि आज जयपुर JAIPUR हम लोग लिखते हैं, JAYPORE, फर्स्ट ट्रेन टू जयपुर। और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी गई। उन्होंने वो पहले फोटोग्राफर हैं इंडिया के, आप कह सकते हैं। उन्होंने थिएटर बनाया था। कहा जाता है कि उस थिएटर में जाने के लिए और देखने के लिए नाटक लोग अपने तांगे बेच देते थे, वो क्रेज था। और जो पारसी थिएटर और मुंबई के जाने माने लोग थे उसको उसमें बुलाते। कितने लोग हम लोग, ये हमारी चीजें हैं पर हम लोग कहाँ उसको स्थान दिए। मैं हिंदी में विज्ञान लेखन की बात करूं तो ये उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। और जैसे कहा जाता है कि उत्तर भारत में जो पुनर्जागरण है वो भारतेंदु जी के समय से शुरू होता है। और यदि हम विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण की बात करें तो वो उससे काफी पहले शुरू होता है। और ये भारत में हिंदी में विज्ञान लेखन का जो काम है वो 1840 से शुरू होता है। और जो पहली विज्ञान की पुस्तक लिखी गई है वह भूगोल सार अथवा ज्योतिष चंद्रिका है। सर पहली फोटोग्राफ जरा
ये आगरा से प्रकाशित है 1840 में। और जो उसका नाम और उसके लेखक हैं ओंकार भट्ट ज्योतिषी जी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल ऐसे लिखा, उस वक्त की इंग्लिश और जो पश्चिमी विद्वानों की मानक किताबें थी उसको कंसल्ट करने के बाद ये लिखा है। और ये जो है डायलॉग में है, मतलब एक व्यक्ति प्रश्न करता है, जैसे शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं, संभाषण शैली कर सकते हैं, कि एक प्रश्न करता है और दूसरे उत्तर देते हैं। ये अष्टग्राम निवासी ओंकार भट्ट ज्योतिषी ने बनाया आगरे की स्कूल बुक सोसाइटी के लिए, आगरे के स्वामी खाने से 1840। उसके बाद हम देखें तो पदार्थ विज्ञान या क्रिश्चियन टेक्स्ट बुक सोसाइटी कलकत्ता से 1846 में है। जो रसायन विज्ञान पर पहली किताब प्रकाशित है वो है रसायन प्रकाश प्रश्नोत्तर बद्रीलाल शर्मा की, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी से 1847 में प्रकाशित है। माँ को प्रबंध बंसीधर के मेजरमेंट पर पहली किताब है, सिकंदर प्रेस आगरा से। रेखा गणित पर रेखा में तत्व कुंज बिहारी लाल की जो है ये सिकंदर प्रेस 1854 में। एक और भी है, जब हमें विज्ञान हिंदी में विज्ञान के इतिहास को पढ़ाया जाता है तो कहा जाता है कि जो एक सुलभ रसायन संक्षेप J.R. वैलेंटाइन ये 56 में है। मतलब इस तरह से जो हमारे हैं, मेरे पास मैं कह सकता हूँ कि सारी किताबें उनके कवर पेज भी मौजूद हैं। मैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, मैं कम से कम सारी किताबों को आपको कवर पेज दिखा सकता हूँ। और दूसरे है बीजगणित आदित्यराम भट्टाचार्य जी, गवर्नमेंट प्रेस आगरा 1874। ये आदित्यराम भट्टाचार्य जी बहुत बड़े विद्वान थे, ये मालवीय जी के गुरु थे आदित्यराम भट्टाचार्य जी। सुलभ बीजगणित, जैसे बीजगणित पर और भी किताबें लिखी गई, पर हमें पढ़ाया क्या जाता है, अगर आप साइंस एंड द राज और टेक्नोलॉजी एंड द राज, प्रोफेसर दीपक कुमार जेएनयू से रहे हैं, बहुत बड़ा नाम है उनका। उनकी भी किताब में आप देखेंगे तो आपको बताया जाएगा, और उसमें लिखा है उन्होंने जो बीजगणित पर पहली किताब है वो कुंज बिहारी लाल की 1875 में। और उससे पहले जो किताबें लिखी गई है उसको फिर क्या कहेंगे। और जो हमारे यहाँ ये लेखन और प्रकाशन की व्यवस्था शुरू हुई तो इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इलाहाबाद, आगरा, मिर्जापुर, इन जगहों पर, कैलकाटा, इन जगहों पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी उन्होंने शुरुआत में छोटी छोटी पुस्तकें हैं, ऐसी पुस्तकें प्रकाशित की। जैसे मिर्जापुर में है, मिर्जापुर की जो थी वहाँ शेरिंग थे, जहाँ पादरी शेरिंग थे, उन्होंने कई भूगोल विद्या, जो भूगोल पर पहली किताब है, यहाँ भूगोल के बहुत सारे विद्वान लोग होंगे, ये भूगोल विद्या, भूचरित्र दर्पण और जंतु प्रबंध, ये सारी किताबें वहाँ से। मेरे पास सारी किताबों के फोटोग्राफ्स हैं, पर दुर्भाग्य है कि मैं नहीं ला सका हूँ। अच्छा, दूसरी चीज, यदि हम हिंदी पत्रकारिता की बात करें और विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे, जैसे सज्जन कीर्ति सुधाकर जो निकला था चित्तौड़ से, कर सकते हैं उस रीजन से, या और भी जो दूसरे अखबार निकले थे, तो उसमें छोटी मोटी बातें हैं। पर ये एक पेपर है, मनीष जी जरा से दूसरा, ये दूसरी फोटो और ये है बुद्धि प्रकाश, ये 1852 से निकला था और हिंदी का एक बहुत ही जाना माना पेपर है। आइए, ये जो भी है सब इस पर लिखा हुआ है, ये कैसे निकलता था, क्या था, कैसे था। और इसकी विशेषता ये है कि बहुत समय तक, जैसे कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जैसे 1938-39 तक ये बात किसी को नहीं पता थी कि उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र है। सबसे पहले बाबू ब्रजेंद्र नाथ बंदोपाध्याय जो कलकत्ता आर्काइव्स में पुराने पत्रों की खोज कर रहे थे, तो सबसे पहले उन्हें वो अखबार मिला और उसकी सूचना उन्होंने विशाल भारत में बनारसी दास चतुर्वेदी जी को दी थी। और उसकी सबसे पहली, यदि कोई भी प्राइमरी सोर्स पूछे कि हिंदी का पहला समाचार उदंत मार्तंड है, तो इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, विशाल भारत है। इसके 5 अंकों में, 38-39 के 5 अंकों में इसकी सूचना छपी हुई है।
ये जो पेपर है, जो हिंदी पत्रकारिता का जो पहला इतिहास लिखा है वो भारतेंदु जी के पुचेले भाई बाबू राधा कृष्ण दास ने लिखा है 1894 में हिंदी भाषा के सामयिक पत्रों का इतिहास। उसमें इसकी कोई चर्चा नहीं है, मतलब उस वक्त ये किसी को पता नहीं था। और इसके जो संपादक थे मुंशी सदा शुक्लाल थे। हम लोगों को जो हिंदी साहित्य का इतिहास में जब पढ़ाया जाता है मुंशी सदा शुक्लाल या लल्लू लाल और मुंशी इंशाअल्लाह खान, वो जो थे कि वो सदा शुक्लाल नहीं है, दूसरे सदा शुक्लाल, ये भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस अखबार को 1894 तक जितने भी हिंदी की पत्र पत्रिकाएं निकली हैं वो कहाँ से निकली हैं, कब, कौन उसके एडिटर, वो पाक्षिक है, डेली है, क्या है, सारे पूरे डेटा उसमें दिए हुए हैं, पर इसका कहीं भी उसमें उल्लेख नहीं है। इस अखबार की विशेषता क्या है कि इसमें विज्ञान की इतनी चीजें प्रकाशित है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और दुनिया भर में जो भी विज्ञान के लिए चीजें हो रही थी और जो कंटेम्प्रेरी न्यूज आती थी वो भी उसमें नियमित प्रकाशित होते हैं। मैं जीता जाता उदाहरण सभी लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ 1853 में आया, ये उसकी पहली सूचना है, आप देख सकते हैं 1853 टेलीग्राफिक के समाचार, ये जो भारत में टेलीग्राफ आया है ये उसकी पहली सूचना है हिंदी में। तो ऐसा नहीं है कि जो हमारा हिंदी जगत है वो एकदम शून्य था कि क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं था, ये एकदम कंटेम्पररी न्यूज है। पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र जिन्होंने विज्ञान, हिंदी में विज्ञान के लिए इतना काम किया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। फिजिक्स पर पहली किताब उन्होंने, मतलब भौतिक विज्ञान पर वायु चक्र विज्ञान या फिजिक्स में हिंदी में पहली पुस्तक उन्होंने लिखी है। उस पर भी उन्होंने ही पहली किताब लिखी। वो जो अभी जो वहां पर डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय है, तब वो संस्कृत कॉलेज हुआ करता था और जाने माने विद्वान वहां पर थे, प्रोफेसर टी.एच. ग्रिफिथ और कैसे जाने माने विद्वान थे। वहां पर वो पहले मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, बाद में वो फिजिक्स के प्रोफेसर हुए। ये देखने में बहुत साधारण सी किताब 1873 में लिखी गई है, पर इसकी महत्ता इतनी थी कि उस वक्त उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का एक ही हुआ करता था, NWPNO उसको कहा जाता था। उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1873 में इस किताब पर उनको 1000 रुपए का पुरस्कार दिया। आज के डेट में वो कितने लाख होंगे, मतलब भारत की आज़ादी के समय 5 रुपए की कितनी वैल्यू थी सर, आप कैसे बता सकते हैं? तो 1873 में 1000 रुपए की कितनी वैल्यू थी। अब इस किताब पर उनको 1000 रुपए का इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, पता है। और एक भारतीय को एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी इंस्पेक्टर से बड़ा पोस्ट नहीं दिया जाता था। वो बनारस और इलाहाबाद दो डिवीजन के डिप्टी इंस्पेक्टर, मतलब उससे बड़ा। और ये पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र जी जो थे, डायनामिक्स, स्टैटिक्स और डायनामिक्स जो है उस पर भी पहली किताब इन्होंने ही लिखी। मतलब कोई एक व्यक्ति कितना कर सकता है कोई, और ये भी नहीं कि इनकी किताबें जो है वो 10-20 पढ़ने की हैं, इतनी मोटी मोटी जिल्द पर। मतलब इनकी पहली किताब गति विद्या और इसके आगे स्थिति विद्या, आप सब कुछ देख सकते हैं पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र। और ये सारे जो हैं तो इनका खुद का अपना प्रेस था जहाँ से ये किताबें छपियाँ। इसके नेक्स्ट भी आप मिश्र और जटाशंकर और 4 के चारों MA पास थे। और 1888 की जो यूपी की रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट कहती है कि पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 27 लोग MA पास हैं और इनके एक व्यक्ति के 4 के चारों बेटे MA पास थे, जो कि बहुत बड़ी बात है। आप 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आप देखिए कि बाबू श्याम सुंदर दास BA, उस वक्त BA बहुत बड़ी बात को लिखते थे, BA या कोई MA था, बाद में वो खुद MA था। और विनोद लिखा है, 3 भाई थे और इंग्लिश साहित्य में। उसी तरह विज्ञान जगत में ये मित्र बंधु ट्रैक, पंडित लक्ष्मी शंकर मिश्र,
रमाशंकर मिश्र और उमाशंकर मिश्र, इन तीनों ने विज्ञान पर इतना काम किया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब ये विज्ञान के क्षेत्र में वो निष्प्रबंधित दबदबा है। नेक्स्ट मनुष्य देर है, आप देखिए, और इसकी विशेषता क्या थी, क्योंकि उस वक्त जो हमारी भाषा, पब्लिक तो हिंदी बोलती थी और सारा काम उर्दू में चलता था, तो इसलिए उसको, और हिंदी जो थी उसको हिंदुस्तानी कहा जाता था, लोग समझ सके इसलिए देखिए हिंदुस्तानी जबान एक तरफ हिंदी में लिखा जाता था और एक तरफ उर्दू में। ये अपने समय की रीडिंग पत्रिका थी, और जब ये 1896 में बंद हुई तो हिंदी के मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर बनारस से ही निकलता था। भारत जीवन मोस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर ऑफ हिंदी वीकली था। उसमें मतलब इतना जैसे कहा जाता है विलाप किया गया है पूरे एक एक पेज का इस पत्रिका के बंद होने। तो ये है विज्ञान की बात। ऐसा नहीं है जो जिस हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहे